हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। देखिए गाइस, हमने लास्ट टाइम एच पॉइंट कंप्लीट किया था, तो अब इसका आई है परीक्षा प्रणाली, एग्जामिनेशन सिस्टम। और एग्जामिनेशन मौखिक परीक्षा होती है, वाद विवाद द्वारा मूल्यांकन होता था। अब आते हैं समावर्तन संस्कार। इट मीन्स कि समावर्तन संस्कार का मतलब है कॉन्वोकेशन सेरेमनी। शिक्षा पूर्ण होने के बाद उनको घर भेजने से पहले से संस्कार फिर से मुंडन कराकर शपथ दिलाया जाता था तथा अपने कर्तव्यों से पालन की बात की जाती थी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुण। इट मीन्स कि मेरिट नंबर 1 है इसका। मुफ्त अथवा निःशुल्क शिक्षा नंबर 2 पॉइंट है। शिक्षा के उद्देश्य व्यापक थे। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, पाठ्यचर्या में सांसारिक एवं आध्यात्मिक दोनों पर आधारित दिया गया था। नंबर 4 पॉइंट है नायक प्रणाली का जन्म, मॉनिटर सिस्टम। आज भी कुछ शिक्षण विधियां आयोगी हैं। नंबर 6 पॉइंट है चरित्र तथा अवयव विकास पर जोर दिया जाता था। नंबर 7 पॉइंट है अध्यापक को महत्वपूर्ण स्थान। नंबर 8 पॉइंट है सादा जीवन उच्च विचार। नंबर 9 पॉइंट है ज्ञानवान गुरु परमावरा। अब इसके दोष पढ़ते हैं गाइज। विद्यार्थियों द्वारा भिक्षावृत्ति कराई जाने की मजबूती। नंबर नेक्स्ट है परा शिक्षा सिर्फ कल्पना मात्र थी। नंबर 3 पॉइंट है आध्यात्मिक विकास पर ज़्यादा जोर। नंबर 4 पॉइंट है गाइस शूद्रों से समान शिक्षा नहीं। नंबर 5 पॉइंट है शिक्षण विधियां अध्यापक केंद्रित अमनोवैज्ञानिक। नंबर 6 पॉइंट है शिक्षा का माध्यम लैंगिक भाषा नहीं। नंबर 7 पॉइंट है स्त्री शिक्षा पर कम ध्यान दिया गया। नंबर 8 है पाठ्यक्रम विविधता आधारित नहीं थी। नंबर 9 है मौखिक प्रणाली की लेखन पर कार्य नहीं हुआ। बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, बौद्ध शिक्षा प्रणाली 500 BC से 1200 AD तक था। संस्थापक थे गौतम बुद्ध। अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्ध, बी योर सेल्फ योर लाइट पिलर एंड टेक ओन गाइडेंस एंड नो प्रैक्टिकल गॉड विल गिव यू मुक्ति। स्वयं को अपना, स्वयं से मार्गदर्शन प्राप्त करें। मुक्ति या निर्वाण की प्राप्ति के लिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। सामान्यतः दर्शन से हमारे शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप के निर्धारण में अतुलनीय योगदान दिया। शिक्षा का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। हाँ तो गाइस, क्या था? बौद्ध दर्शन लौकिक एवं पारमार्थिक दोनों संख्यों में विश्वास करते थे। उनके अनुसार शिक्षा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो मनुष्य को लौकिक, व्यवहारिक तथा पारमार्थिक, आध्यात्मिक दोनों जीवन के योग्य बनाती है। पारमार्थिक जीवन से तात्पर्य है निर्वाण से। अतः वास्तविक शिक्षा यह है जो मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति कराए। बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म माध्यम मार्गीय मिडपाथ का पक्षधर था, इसलिए इसमें जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका मकसद शिक्षा समाज के हर वर्ष तक पहुँचे। उसमें जाति, धर्म, वर्ग, लिंग का भेदभाव नहीं था। बौद्ध दर्शन के अनुसार मानव जीवन के दो पहलू थे। एक लौकिक, जिसके लिए बौद्ध दार्शनिकों ने मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक, चारित्रिक, नैतिक तथा आर्थिक विकास पर बल दिया, जबकि पारमार्थिक निर्वाण के लिए चार आर्य सत्य थे। अष्टांग मार्ग एवं त्रिरत्नों की उपकांदी आवश्यक मानी है। अतः बौद्ध शिक्षा के निम्न उद्देश्य थे। नंबर 1 है शारीरिक एवं बौद्धिक विकास। नंबर 2 है नैतिक तथा चारित्रिक विकास करना। नंबर 3 पॉइंट है सामाजिक विकास करना। नंबर 4 पॉइंट है व्यावसायिक का विकास। नंबर 5 है निर्वाण की प्राप्ति, अटेन ऑफ निर्वाणा। नंबर 6 है प्रजातांत्रिक भावना का विकास। नंबर 7 है ज्ञान प्राप्त करना, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। नंबर 8 पॉइंट है संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना।
नंबर 9 पॉइंट है सादा जीवन उच्च विचार। तो पढ़ते हैं बौद्ध शिक्षा की कुछ विशेषताएं। नंबर 1, बौद्ध शिक्षा सार्वभौमिक थी, जिससे धर्म, लिंग, जाति का कोई बंधन नहीं था। प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। शिक्षा के केंद्र संघ थे। शिक्षा का माध्यम जनभाषा पाली थी। भाषा प्रजातांत्रिक थी। उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला में दी जाती थी। तो बात करते हैं बौद्ध शिक्षा की पाठ्यचर्या। व्यावहारिक उद्देश्य के विकास के लिए नंबर 1, सामान्य विषय भाषा, गणित, शास्त्रार्थ, लेखन। नंबर नेक्स्ट है कला कौशल, शिलान्यास, कताई, बुनाई, कढ़ाई, रंगाई, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत आदि। नंबर 3 पॉइंट है व्यावसायिक विषय, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, आयुर्वेदिक, सत्य। नंबर 4 है शारीरिक शिक्षा, व्यायाम व खेलकूद। तो बात करते हैं पैबजा रिचुअल, इनिटेशन ऑफ नॉलेज, प्रबजा संस्कार, उपनपन संस्कार की तरह पवबजा संस्कार होता था। अतः शिक्षा में प्रवेश करने के लिए अपने सभी सांसारिक रिश्तों को त्याग कर सिर मुंडन कराकर स्वयं को संघ के सामने पेश करना था, जो कि श्रवण के रूप में दाखिला लेता था, और 3 शरणों 3 रिफ्यूजी की शपथ लेनी थी। नंबर 1, भद्र शरण गच्छामि, मैं बुद्धि की शरण लेता हूँ। धम्म शरण गच्छामि, मैं धर्म की शरण लेता हूँ। संघ शरण गच्छामि, मैं संघ की शरण लेता हूँ। शपथ लेने के बाद श्रवण को 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। गाइज, ये नियम जो भी मैं आपको दे रही हूँ उन्हें आप ढंग से याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे बहुत पहले नोट्स है गाइज, मेरे बने हुए, इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ इनमें। नंबर 1 है जीव हिंसा न करना। नंबर 2, सत्य बोलना। नंबर 3 है चोरी न करना। नंबर 4 है बुरे आचरण से डर रहना। नंबर 5 है नशा न करना। नंबर 6 है कुसमय आहार न खाना। नंबर 7 है किसी की निंदा न करना। नंबर 8 है भोग विलास से दूर रहना। नंबर 9 है नृत्य से दूर रहना। नंबर 10 है बहुमूल्य वस्तुओं को ध्यान में न करना। उपरोक्त 10 आदर्शों को 10 शिक्षा पद्धति कहा जाता है। प्राथमिक स्तर पर सिद्ध रचपोथी पढ़ाई जाती थी। उपसंपदा संस्कार, उपसंपदा रिचुअल, 12 वर्ष के उपरांत अगली शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व उपसंदा रीति निभानी पड़ती थी। उपसंदा के बाद शिक्षार्थी साधु बन जाते थे। उच्च शिक्षा के पिटक अनिवार्य थे। शिक्षक विद्या, मेथड ऑफ टीचिंग। नंबर 1, ओरल मेथड, मौखिक विधि। डिस्कशन मेथड, वाद विवाद विधि। अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, उपदेश विधि, तर्क विधि, लॉजिक मेथड। सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, देशाटन विधि, श्रवण मनन धारण विधि। शिक्षण का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं तथा पाली भाषा थी। अनुशासन की बात करते हैं। श्रवण तथा साधु दोनों को 10 शिक्षा पद्धति 10 रूल्स का पालन करना होता था, जो पूर्व में बता दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। शिक्षक, बौद्ध शिक्षा के गुरु बनना अनिवार्य था। शिक्षक वही हो सकता है जो 4 आर्य सत्यों को जान ले, जो अष्टांग मार्ग का अनुसरण करता था तथा 10 वर्ष तक भिक्षु रहा। शुद्ध आचरण, पवित्र विचार, विनम्रता, शारीरिक तथा मानसिक क्षमता से परिपूर्ण है। बौद्ध शिक्षा में 3 प्रकार के शिक्षण होते थे: आचार्य, उपाध्याय, विनय। गाइस, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे पहले नोट्स हैं। तो आचार्य पढ़ते हैं। आचार्य चरित्र निर्माण तथा आध्यात्मिक स्थान देता था। उपाध्याय शिक्षण में नियुक्ति थी, यह बच्चों के समस्या या व्यावहारिक समाधान देता था। विनय में बात करते हैं, इसे स्पेशल टीचर कहा जाता था, जो विशेष विषय का ज्ञान हो कराता था। अब बात करते हैं स्टूडेंट, शिक्षार्थी। विद्यार्थी को 10 नियमों का पालन करना होता था। भिक्षु के रूप में साधु में रहना होता था। विद्यार्थी में जाति तथा लिंग के आधार पर भेद नहीं होता था। रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। शिक्षक शिक्षार्थी संबंध मैत्रीपूर्ण थे। पिता पुत्र के रूप में संबंध थे। गुरु विद्यार्थी के लिए आदर्श होता था। विद्यार्थी शिक्षक के प्रति बहुत आदर एवं सम्मान था। स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर स्त्री को समान स्थान प्रदान किया। स्त्रियों को मठों व विहारों में रहने की आज़ादी दी।
विद्यालय एवं शिक्षण संस्थाएं, मठ एवं बिहार होते थे। विश्वविद्यालय की स्थापना उच्च शिक्षा के लिए की गई थी। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमाशिल्य, सारनाथ, बल्लभी आदि प्राण सिंह स्थान थे। उच्च शिक्षा निःशुल्क नहीं थी बल्कि बहुत महंगी थी। समीक्षा के बारे में बात करते हैं, इसके गुण। जन शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, रोजगार पर शिक्षा पर जोर, कोक भाषा को शिक्षा का माध्यम बढ़ावा गया, योग्य अंतर्राष्ट्रीय अध्यापकों को स्थान दिया, विश्वविद्यालय जैसे संस्था को जन्म दिया, लोकतांत्रिक विचार पर जोर, अध्यापक विद्यार्थी मधुर संबंध, माध्यम मार्गी सिद्धांत आज भी उपयोगी है। दोष के बारे में बात करते हैं। उच्च शिक्षा बहुत महंगी थी, स्त्री शिक्षा को समान अधिकार काफ़ी बाद में, शिक्षक व्यवहारिक जीवन में आलम्बा, अतः अध्यापक को विवाह करने की इजाज़त नहीं थी। मीन्स कि उस टाइम पे किसी को अध्यापक को शादी करने की तुम्हें परमिशन नहीं थी। बिहार बीमार विद्यार्थी को शिक्षा नहीं, शिक्षक केंद्रित, धार्मिक विचार के प्रसार पर जोर, एजुकेशन इन मिडिल इंडियन, मुगल पीरियड, मुस्लिम एजुकेशन। मध्यकालीन भारत में शिक्षा और मुगल शिक्षा गाइस इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था जो कि मुगल शिक्षा व्यवस्था के नाम से जानी जाती है, यह पूर्णतः मुस्लिम शिक्षा का दर्शन पर आधारित थी। अतः मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था को हम निम्न बिंदुओं के तरह देख सकते हैं। शिक्षा की अवधारणा, इस्लामिक या मुस्लिम शिक्षा संप्रत्यय ही मध्यकालीन शिक्षा संप्रत्यय की ओर इंगित करता था। इस्लाम में शिक्षा को इल्म कहा जाता था, अतः इल्म का अर्थ है जानना। इस्लाम के अनुसार अल्लाह को सौंपना, नेक कार्य करना है, बुरे कर्मों से दूर रहना, झूठ न बोलना, गरीबी की मदद करना, बीमार की सेवा करना, ज़कात देना, किसी की बुराई न करना, दूसरों की सहायता करना एक निशिक्षित का कार्य होता था। मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य, अटेनमेंट ऑफ एजुकेशन, अतः तलबुल, इसमें फरीज अतुन अल्लाह कुल्ले मुस्लिम मुसलमी व मुस्लिमा, अर्थात हर मुस्लिम मर्द और औरत को ज्ञान प्राप्त करना फर्ज अनिवार्य है। नंबर सेकंड पॉइंट है आध्यात्मिक, नैतिक तथा चारित्रिक विकास करना, अतः कुरान के अनुसार इंसान के नैतिक तथा चारित्रिक विकास अवश्य होना चाहिए, तभी वह एक दूसरे के समान समझता था। शुद्ध आचरण करने वालों से ही अच्छे समाज का निर्माण होता था। नंबर थर्ड पॉइंट है मुस्लिम धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना। नंबर नेक्स्ट है आत्मनिर्भर तथा कौशल नियुक्त होना। नंबर फिफ्थ पॉइंट है सामाजिक भावना का विकास। नंबर सिक्स पॉइंट है राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं सम्मान की भावना का विकास करना। पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं। मुस्लिम शिक्षा को दो स्तरों में विभाजित किया। मकतन का पाठ्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा के मकतब में दी जाती थी, जो सामान्यतः मस्जिदों से सेट होते थे। 3 आर कुरान, अरबी, उर्दू, फारसी, कलमा, रोजो, हज, ज़कात, नमाज आदि के बारे में जानकारी दी जाती थी। मदरसा उच्च शिक्षा, इसमें उच्च स्तर की शिक्षा को संचालन होता था। इसमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक कौशलों, सैन्य कौशलों, चिकित्सा, ज्योतिष, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन आदि की शिक्षा दी जाती थी। अब बात करते हैं शिक्षण विधियाँ। उपदेश विधि, प्रश्नोत्तर विधि, विश्लेषण विधि, मौखिक विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, पर्यटन विधि, अध्ययन विधि। मध्यकालीन शिक्षा विधि सामान्यतः रहने पर अधिक जोर देता था। बात करते हैं इसमें अनुशासन की। नैतिक शिक्षा मुस्लिम कालीन शिक्षा का अभिन्न अंग था, अतएव छात्र स्वतः अनुशासित रहते थे। उद्दंड, विद्यार्थी के अनुशासन विकास हेतु दंड भी दिया जाता था। शिक्षक गण की आदर्श व्यवहार का प्रदर्शन करते थे, जिसको स्वयं विद्यार्थी उपनाकार, चरित्रवान तथा अच्छा नागरिक बने। गुरु शिष्य संबंध के बारे में बात करते हैं। वैदिक कालीन व्यवस्था की तरह संबंध बहुत मधुर थे। शिक्षा निःशुल्क होने के कारण व्यवसाय न होकर पुनः कार्य होता था। जो शिक्षक अयन्या उत्तरदायित्व समझता था, शिक्षक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता था। स्त्री एवं जन शिक्षा, बिना विभेद के शिक्षा सभी का जन्म सिद्ध अधिकार था। महिलाओं को पर्दा प्रभाव के कारण उच्च शिक्षा का प्रावधान अलग से किया जाता था। मध्यकालीन शिक्षा की समीक्षा। गुण,
के बारे में बात कर। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, समुदाय आधारित शिक्षा के प्रोत्साहन, कम्युनिटी बोर्ड, धार्मिक तथा व्यावहारिक शिक्षा का समन्वय, रोजगार परक शिक्षा पर जोर, इतिहास का औपचारिक लेखन की शुरुआत की गई, शिक्षकों को सम्मानित करना, स्थान देना, नैतिक तथा चारित्रिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया। उर्दू भाषा का जन्म, उर्दू भाषा का जन्म, स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन। अब इसमें बात करते हैं इसकी सीमाएं, डीमेरिट्स। एटेंट अधिनियम पर जोर, कठोर अनुशासन, मुर्गा बनाना, कोड़े लगाना, शारीरिक विकास पर कमजोर, उच्च शिक्षा में स्त्रियों के लिए सार्वभौमिक व्यवस्था नहीं, शिक्षा का माध्यम लोक सभा नहीं थी। तो गाइज आज हमने पढ़ा है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, प्राचीन काल, गुरुकुल एवं मध्यकालीन, ये सारे टॉपिक्स थे गाइज। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर फॉर योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ये मेरे ओन नोट्स हैं जिन्हें मैं खुद बनाती हूँ और आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।